अगर आप भी मुझसे अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप अपनी कहानी मुझे जिस तरह चाहें भेज सकते हैं। मैं कहानी का चयन कर उसे नैरेट कर दूंगी और आपको पूरा क्रेडिट दूंगी। आज मैं आपके लिए एक लंबी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूं जो एक सफ़र के बारे में है। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस को सफ़र की कहानियाँ बहुत पसंद हैं। ये कहानी हमें दानियाल ने भेजी है, तो चलिए दानियाल की यह अनोखी दास्तान सुनते हैं। लेकिन उससे पहले कहानी को लाइक कर दीजिए। नहीं, बाद में नहीं, अभी, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम दानियाल है और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना वाकया साझा करना चाहता हूँ। इस घटना ने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। कुछ समय के लिए तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया और यह समझ गया कि ये सब भी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें ऐसे कई हादसों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी पूरी फैमिली बलूचिस्तान के मुख्य शहर में रहती थी, जबकि मैं अपने काम के सिलसिले में बलूचिस्तान की सीमा के पास एक इलाके में रहता था। ये उन दिनों की बात है जब देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। सभी वर्कर्स को छुट्टी मिल गई थी और हर कोई अपने अपने घर लौट रहा था। उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी थी और हम भी एक दूसरे के पास बैठने या छूने से कतराते थे, इसलिए हमेशा दूरी बनाए रखते थे। मैंने ऑफिस के सारे ज़रूरी काम निपटा लिए थे और शाम के वक़्त घर के लिए निकल पड़ा। मैं अपनी पर्सनल कार में था, इसलिए किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं आराम से सफ़र कर सकता था, मगर मुझे यह नहीं पता था कि आगे मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। जिन इलाकों में मैं काम करता था, वहाँ के बाहरी रास्ते सुनसान और वीरान थे, लेकिन धीरे धीरे मैं आबाद इलाकों के करीब पहुँच गया था और अब तक मेरे साथ कोई अजीब वाकया पेश नहीं आया था। रास्ते में मैंने एक होटल पर रुककर रात का खाना भी खाया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं इस बात से बेखबर अपनी मस्ती में मग्न सफ़र कर रहा था। अचानक मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। अब मुझे अपनी यात्रा की चिंता होने लगी, क्योंकि मेरा घर अभी भी काफ़ी दूर था और रास्ता भी सुनसान था। पहले हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरे होश तब उड़ गए जब मैंने देखा कि तेज़ बारिश की वजह से मुख्य सड़क पर एक बैरियर लगा हुआ था। अब मैं इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता था। थोड़ा पीछे जाकर एक शॉर्टकट था, लेकिन वह रास्ता बेहद सुनसान था और दिन के वक्त भी वहां से कोई नहीं गुजरता था। लोगों ने उस जगह को लेकर अजीब अजीब कहानियां फैला रखी थीं। सबका कहना था कि वह जगह भूतिया है, वहां किसी अनदेखी शक्ति का साया है। लेकिन मुझे इन बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि हो न हो उस रास्ते पर डाकुओं ने अपना ठिकाना बना रखा होगा और लोगों को वहां से दूर रखने के लिए इसे हॉन्टेड प्लेस का नाम दे दिया होगा। ये सब सोचते हुए मैंने कार उस रास्ते की ओर मोड़ दी। मुझे कम समय में अपने घर पहुंचना था, इसलिए यही रास्ता सही लगा। मैंने दिल ही दिल में शुक्र मनाया कि मुख्य सड़क पर बैरियर लगा था, लेकिन मेरा यह सुकून ज़्यादा देर नहीं टिक सका। मैं अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक काली बिल्ली मेरे रास्ते में आ गई। मेरे दिमाग में अचानक ही उस औरत और बिल्ली की मिली-जुली शक्लें घूमने लगीं और मुझे हमदान और लोगों की बातें सच लगने लगी। लेकिन मैं अभी हमदान को पूरी स्थिति बताकर उसे और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था जिस डर में मैं इस समय घिरा हुआ था, उसी का शिकार हमदान भी हो सकता था। हमने तय किया कि गाड़ी में बैठकर जिक्र ओ अजकार ईश्वर का स्मरण करते हुए
सो जाएंगे और सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमदान को भी गाड़ी ठीक करना नहीं आता था। हम वहीं बैठे हुए थे कि अचानक ढोल ताशों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हमें आश्चर्य हो रहा था कि सुनसान जगह में ढोल ताशे कौन बजा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग मिलकर नाच गाना कर रहे हों। उनका गाना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। हम अभी वहीं बैठे हुए थे जब अचानक एक रोशनी से भरा समूह हमारी ओर आता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की बारात जा रही हो। वे लोग असामान्य रूप से लंबे चौड़े और मजबूत कदकाठी के थे। महिलाओं ने चमकीले और भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और वे एक अलग टोली में नृत्य कर रही थीं, जबकि पुरुष भी अपनी अलग टोली में झूम रहे थे। सबसे आगे ढोल बजाने वाले थे, जिनकी आंखें बस एक ही बिंदु पर टिकी हुई थीं। मैं उनकी सभी गतिविधियों को गौर से देख रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ बिल्ली और उस महिला का रहस्यमय वाकया हो चुका था, जिसने मुझे अब इन लोगों का निरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया था। तभी उनमें से एक व्यक्ति हमारी गाड़ी के शीशे पर हाथ मारता है, तो मैंने शीशा खोल दिया। उसने कहा, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो हमें बताइए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ कहने से पहले ही हमदान बोल पड़ा, जी, हम अपने घर जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई और अब हम यहाँ फंस गए हैं। हमें गाड़ी ठीक करना नहीं आता। अगर आप में से कोई मैकेनिक है तो कृपया हमारी गाड़ी को देख लें। उस व्यक्ति ने बताया कि उसे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, लेकिन वह हमारे रात बिताने का इंतज़ाम कर सकता है। उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर हमारी शादी है और हम बारात लेकर जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारी शादी में शामिल हो सकते हैं। इससे आपका समय भी कट जाएगा और सुबह तक आप अपने घर के लिए निकल सकेंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा, जबकि हमदान जाने के लिए तैयार दिख रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उन सभी के सामने मैं उसे मना नहीं कर सकता था। इसलिए वे लोग हमदान, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को अपने साथ ले गए, जबकि मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपनी गाड़ी में ही बैठूंगा, हो सकता है कि रात में कोई मैकेनिक मिल जाए और मैं अपनी गाड़ी ठीक करा सकूं। उन्होंने मुझसे बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली। फिर वे चले गए। एक बार फिर ढोल ताशों की आवाज़ें शुरू हो गईं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था जैसे ये आवाज़ें मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही हों। मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और जब तक ढोल ताशों की आवाज़ें बंद नहीं हुई, मैंने अपने हाथ नहीं हटाए। मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। शादी में न जाकर क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी थी? खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही ढोल ताशों की आवाज़ें थमी, मैंने सिर उठाकर सामने देखा, और जो देखा वह मुझे पागल करने के लिए काफ़ी था। एक अजीबोगरीब समूह जो सिर से पांव तक काले कपड़ों में था, मेरी तरफ बढ़ रहा था। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। वे ऊंची आवाज़ में चीख रहे थे और रो रहे थे, जैसे किसी की मृत्यु पर मातम मना रहे हों। उनकी रोने की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंज रही थीं और मेरे दिमाग को झकझोर रही थीं। मैंने तुरंत कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। वे सभी मेरी गाड़ी से चिपक गए और जोर जोर से हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे शीशा तोड़कर मुझे बाहर निकाल लेंगे। मैं बुरी तरह डर गया था और खुद को गाड़ी में समेट लिया। कुछ समय बाद उनकी आवाज़ें धीमी पड़ गईं, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं वहाँ कितनी देर उसी स्थिति में बैठा रहा, मुझे खुद नहीं पता। अचानक किसी ने मेरी गाड़ी के शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। मैं चौंक कर देखने लगा। ये दस्तक पहले की तरह जोरदार नहीं थी, बल्कि किसी आम इंसान की तरह थी। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या बात है?
वो एक चरवाहे के हुलिये में खड़ा था। उसने कहा, साहब, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उससे कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे अपने घर जाना है। इस वीराने में भटक भटक कर मैं थक गया हूँ। चरवाहे ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। उसने गाड़ी को चेक करना शुरू किया और फिर कहने लगा, आपकी गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं है, आप इसे स्टार्ट करके देखिए। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वह तुरंत चालू हो गई। मैं हैरान था। चरवाहे ने कहा, आप मेरे साथ घर चले, आराम कर ले। यहाँ अकेले परेशान होने से अच्छा है। मैंने कुछ पल सोचा और फिर तय किया कि मैं उसके साथ जाऊंगा ताकि इस वीराने के रहस्यों का पता लगा सकूं। लेकिन अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मैंने देखा कि हमदान और उसका परिवार हमारी ओर आ रहे थे। वे सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं हैरान था। हमदान हंसते हुए मेरी ओर बढ़ा और बोला, शादी में बहुत मजा आया। अगर तुम चलते तो तुम्हें भी आनंद आता। खाना इतना स्वादिष्ट था कि पेट भरकर खा लिया, लेकिन नीयत नहीं भरी। चोरवाहे ने हमदान को बधाई दी तो हमदान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि वह हमदान को किस बात की बधाई दे रहा है। हमदान ने पूछा, किस बात की बधाई दे रहे हो? उसने कहा, आपके सही सलामत लौटने की बधाई स्वीकार कीजिए। हमदान उससे और सवाल करना चाहता था, लेकिन उसके बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जिद करने लगा कि घर चले। मजबूरन हमदान ने बात को अधूरा छोड़ दिया और हम चरवाहे से इजाजत लेकर घर की ओर रवाना हो गए। हम कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि सुबह के तारे नजर आने लगे। फजर की आजानें चारों तरफ गूंज उठीं। एक अजीब सा सुकून मेरे अंदर उतर आया और मैंने अब आराम से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। हमदान और उसका परिवार सो चुका था और मैं शांत मन से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में मैं बड़े हाईवे पर आ गया। उनके घर के कुछ किलोमीटर पहले मैंने हमदान और उसके परिवार को उनके घर छोड़ा और फिर अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर मैंने अम्मी से प्यार लिया और उन्हें बताया कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। फिर मैं सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। बीते कुछ घंटों में जो कुछ हुआ था उसने मुझे बुरी तरह से थका दिया था। मुझे किसी चीज़ की सुध बुद्ध नहीं रही और मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 4 बज चुके थे। अच्छी नींद लेने की वजह से मेरी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी और मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। मेरे दिमाग में यह बात पक्की हो चुकी थी कि मुझे उस चरवाहे से दोबारा मिलने जाना है। लेकिन शाम ढल चुकी थी और रात के अंधेरे में दोबारा उसी सुनसान रास्ते पर जाने का जोखिम मैं नहीं उठा सकता था। इसलिए मैं माँ के साथ बैठकर बातें करने लगा। रात का खाना खाकर मैं चैन से सो गया क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना था और चरवाहे से मिलने जाना था। अगली सुबह सुबह होते ही मैं उस चरवाहे के बताए हुए पते पर जा पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि दिन की रोशनी में उस सड़क पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। गाड़ियां इधर उधर आती जाती दिख रही थीं। चरवाहे ने मुझे अचानक अपने सामने देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, साहब जी, मुझे लगा था कि आपको आने में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन आप तो अगले ही दिन पहुंच गए। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैं जल्दी चला आया। चरवाहे ने मुझे अपने छोटे से मेहमान खाने में बैठाया और खुद घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद वह एक बड़े कप में कहवा और सूजी के बने कुछ बिस्किट लेकर आया। वह मेरे पास बैठा और बोला, साहब जी, आप जल्दी जल्दी सवाल पूछिए ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। मैंने कहा, सबसे पहले तो मुझे उस काली बिल्ली और उस औरत के बारे में बताओ। मुझे लग रहा है कि जितना मैं जानता हूं तुम उससे कहीं ज्यादा जानते होगे। चरवाहा हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
वह काली बिल्ली और वह काले लिबास वाली खूबसूरत औरत, ये दोनों एक ही चीज हैं। मैंने हैरानी से कहा, इतना तो मैं समझ चुका हूं, लेकिन यह आखिर है क्या? चरवाहे ने आंखें घुमाते हुए कहा, यह एक अफरीत, भूत प्रेत है जो रास्तों में गुजरने वालों को रोकती है, उन्हें भटकाती है, और जब कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो उसे मार डालती है। आप नेक इंसान हैं, इसलिए उसके कब्जे में आने से बच गए। ये पहले एक औरत थी जो यहाँ अकेली रहती थी। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर ने उसके घर में पनाह ली और फिर उसकी इज्जत लूटकर भाग गया। इसके बाद उस औरत ने खुदकुशी कर ली। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। वह एक खूबसूरत औरत के रूप में लोगों के सामने आने लगी। पहले वह उन्हें अपने जाल में फंसाती, फिर जैसे ही कोई उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर उसके करीब जाता, वह उसे बेरहमी से मार डालती। लेकिन अगर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वह उसे छोड़ देती। हाँ, डराने के लिए कुछ न कुछ जरूर करती ताकि वह दोबारा इस रास्ते से न गुजरे। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। शुक्र है मैं उन आदमियों की तरह नहीं था जो किसी भी औरत को देखकर लट्टू हो जाते हैं, वरना अब तक मेरी जान जा चुकी होती। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको डर लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हॉरर स्टोरीज की नई अपडेट्स आपको मिलती रहें।